चलिए आज राजस्थान के इतिहास के पन्नों में चलते हैं और एक ऐसी कहानी को जानते हैं जो बहादुरी, सूझबूझ और विरासत की कहानी है। ये कहानी है नरूका राजपूतों की, एक ऐसा वंश जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक ही खानदान की एक ब्रांच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपना एक पूरा राज्य बना ले। ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, ये कहानी है महत्वाकांक्षा की और इस बात की कि कैसे एक वंश इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। देखिए, हर बड़ी कहानी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। नरूकाओं की कहानी की जड़ें भी जुड़ी हैं आमेर के शक्तिशाली कछवाहा राजवंश से, जो उस दौर में जयपुर के शासक थे और राजस्थान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शाखा, ये ब्रांच उस बड़े पेड़ से अलग कैसे हुई। चलिए सीधे इस वंश के संस्थापक की कहानी पर चलते हैं। बात शुरू होती है 14वीं सदी में आमेर के राजा उदयकरण जी से, लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है एक सदी बाद, जब उनके पड़पोते नरू जी ने फैसला किया कि वो अपने लिए एक नया रास्ता बनाएंगे और उन्होंने अपनी एक अलग विरासत की नींव रखी। और बस यहीं से नरूका नाम की शुरुआत हुई। बहुत सीधा सा हिसाब है ना? नरू जी के वंशज नरूका कहलाए। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक नई पहचान थी, एक ऐसा प्रतीक जो आने वाली पीढ़ियों को ताकत देने वाला था। अब कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। नरू जी की ये विरासत आगे चलकर दो बड़ी धाराओं में बढ़ गई और कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही उपकुलों ने अपना अपना रास्ता चुना और अपनी तकदीर खुद लिखी। पहले थे दासावत। ये नरू जी के बड़े बेटे दासा जी के वंशज थे। ये अपने जबरदस्त लड़ाकों और बड़े बड़े ठिकानों पर अपने कंट्रोल के लिए जाने गए। इनका नाम बहादुरी का दूसरा नाम बन गया था। और फिर थे लालावत, नरू जी के दूसरे बेटे लाला जी के वंशज। इनका अंदाज थोड़ा अलग था। इन्होंने सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि दिमाग और कूटनीति का भी खूब इस्तेमाल किया और इसी सोच ने इन्हें एक राज्य बनाने की दहलीज पर पहुंचा दिया। अच्छा, तो पहले दासावितों की बात करते हैं। इनकी एक कहानी तो ऐसी है जिसने इनकी इज्जत और धाक को हमेशा के लिए इतिहास में कायम कर दिया। हर कहानी में एक विलन होता है ना? इस कहानी का विलन था मीर खान पिंडारी, एक ऐसा लुटेरा जिसके नाम से जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी खौफ खाती थीं, और दासावतों का सामना इसी खतरनाक दुश्मन से हुआ। अब यहां देखिए, एक तरफ मीर खान की भारी भरकम फौज और दूसरी तरफ लादाना के सरदार भरत सिंह का हौसला। मीर खान ने जब धोखे से कुछ नरूकाओं को पकड़ा तो भरत सिंह ने ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सीधे माधोराजपुरा के किले पर कब्जा किया और मीर खान की बेगम को ही बंदी बना लिया। ये एक खुली चुनौती थी। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। भरत सिंह ने मीर खान की पत्नी के साथ पूरा सम्मान दिखाया, जो एक राजपूत का धर्म होता है। उनके इस बर्ताव से मीर खान की पत्नी इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने पति को खत लिखा कि अगर घेरा नहीं उठाया तो वो पहले अपनी जान दे देंगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये राजपूती उसूलों की ताकत थी। नतीजा, मीर खान को झुकना पड़ा। उसे न सिर्फ पीछे हटना पड़ा बल्कि हर्जाना भी देना पड़ा। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये सम्मान की जीत थी। और इस एक घटना ने पूरे राजस्थान में नरूकाओं का नाम आसमान पर पहुंचा दिया। तो ये तो थी दासावतों की वीरता की कहानी। अब रुख करते हैं नरूकाओं की दूसरी शाखा लालावतों की तरफ और देखते हैं कि उन्होंने क्या कमाल किया। लालावतों का सफर अलग था, ज्यादा सोचा समझा और मेथोडिकल। इसकी शुरुआत हुई माचेड़ी की एक छोटी सी जागीर से जो लालाजी को मिली थी। फिर उनकी पीढ़ियों ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और आखिर में आए प्रताप सिंह, जिन्होंने इन सभी इलाकों को एक किया और एक बड़ी शक्ति की नींव डाल दी। और फिर साल 1775 में वो नींव एक पूरे राज्य में बदल गई। प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की। ये नरूकाओं की दूरदर्शिता और उनकी महत्वाकांक्षा का जीता जागता सबूत है। सोचिए, एक छोटी सी जागीर से एक स्वतंत्र राज्य तक का सफर। तो एक तरफ दासावतों की बहादुरी और दूसरी तरफ लालावतों का राज्य निर्माण, इन दोनों ने मिलकर नरूका वंश की कैसी विरासत छोड़ी। चलिए एक नजर डालते हैं। ये नंबर 4, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। उस जमाने के ताकतवर जयपुर राज्य में 4 सबसे ऊंचे दर्जे के ठिकाने, जिन्हें ताजीमी ठिकाने कहते थे, वो नरूकाओं के पास थे। इससे उनके रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी।
और उनका असर पूरे इलाके में फैला हुआ था। उनियारा और लदाना जैसे बड़े ठिकानों से लेकर घड़ी, जावली, माचिड़ी और लावा तक नरुकाओं की मौजूदगी हर जगह थी। वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सैन्य ताकत बन चुके थे। और उनकी अहमियत सिर्फ उनके अपने ठिकानों तक नहीं थी। नरुका लड़ाके जयपुर की सेना की रीढ़ की हड्डी थे। सांभर की लड़ाई जैसी बड़ी बड़ी जीतें उनके बिना मुमकिन ही नहीं थी। वो सिर्फ जागीरदार नहीं थे, बल्कि जयपुर की ताकत का एक अहम हिस्सा थे। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक वंश की नहीं है। यह हमें बताती है कि कैसे एक इंसान का विजन एक पूरी शाखा को जन्म दे सकता है, और कैसे बहादुरी और सूझबूझ मिलकर एक ऐसी विरासत बना सकते हैं जो सदियों तक याद रखी जाए। ये सवाल सोचने वाला है ना?